Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to get discuss about the first lecture of physics for class 11th. That's name is physical world, भौतिक जगत. तो भौतिक जगत में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि विज्ञान, ये विज्ञान क्या है, कैसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई. तो इसकी उत्पत्ति जो है साइंटिया शब्द से हुई. साइंटिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या है? जानना. जानने का मतलब होता है ज्ञान. तो विज्ञान क्या है? ज्ञान है. कैसा ज्ञान? तो ये एक ऐसा ज्ञान है प्रकृति का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, प्रकृति का या के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. क्रमबद्ध, एक तो सिस्टमैटिक होना चाहिए और सुव्यवस्थित, अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए. कैसे? प्रकृति के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. जैसे ये पंखा चल रहा है, अब पंखा की तीनों पत्तियां अगर एक ही जगह लगा दिए जाए तो ये हवा देगा? नहीं देगा. क्यों? ये अव्यवस्थित है. जब इसको हम सुव्यवस्थित कर दिया, तीनों पंखुड़ियों को सही जगह सेट कर दिया, बराबर बराबर लेंथ के गैप में, ओके, तब ये सुव्यवस्थित हुआ, तभी ये हवा देगा, तभी ये विज्ञान हुआ. स्विच ऑन किया, चलने लगा, हवा देने लगा, तभी तो इसको पंखा कहते हैं. टेबल है, बेंच है कोई, उसके चारों पाए अगर हम एक ही जगह सेट कर दें या दो पाए जहाँ लगे उसी जगह और दो लगा दें, बाकी दोनों तरफ खाली रख दें, तो क्या ये टेबल बनी रहेगी? नहीं रहेगी. क्यों? ये अव्यवस्थित है. तो इसको सुव्यवस्थित होना चाहिए. क्लियर? घड़ी है, घड़ी की 1 से लेकर के 12 तक जो डिजिट लिखे रहते हैं, इन डिजिट्स को अगर एक ही तरफ लिख दें तो क्या ये अव्यवस्थित नहीं होगा? अव्यवस्थित होगा, सुव्यवस्थित नहीं है. तो ये टाइम नहीं देगा, नहीं आप समझ पाएंगे. तो प्रकृति में जो भी चीजें हैं, अगर उनका सुव्यवस्थित अरेंजमेंट कर दिया जाए तो वो एक अपना रिस्पॉन्स देंगे, तभी वो विज्ञान होंगे. क्लियर? इसलिए हमने लिखा कि प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं. ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये विज्ञान कितने प्रकार में बांट दिया गया है. तो विज्ञान के प्रकार, तो विज्ञान के प्रकार में से आ जाएंगे बहुत सारे प्रकार. फिलहाल हम जानते हैं भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान. ओके, ये 3 तो फिलहाल हम जानते ही हैं. इसके अलावा अगर और जानना चाहते हैं तो ये खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, ओके, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, दर्शन विज्ञान, भूगोल विज्ञान, बहुत सारे हैं. फिलहाल हमने इन विज्ञान के 3 भागों को जानते ही हैं, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग साइंस स्ट्रीम चेंज करते हैं, लेते हैं आप. तो भौतिक, रसायन और जीव, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसमें भी हम अब पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान. ओके, यहीं पर अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं. तो भौतिक विज्ञान क्या है? अब ये डिस्कशन है कि भौतिक विज्ञान क्या है. क्लियर? तो ये क्या है कि विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें हम पदार्थ, ऊर्जा, उनकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में तथा उनके स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ, ऊर्जा, उनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, उनके स्थानांतरण, इनका अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्लियर? अब हम ये डिस्कस कर लें कि भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिकी को 2 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 चिरसम्मत भौतिकी और नंबर 2 आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी और नंबर 2 आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी में क्या आते हैं? जो भी चीजें अभी तक आप जान चुके हैं सब इसी में आते हैं, चिरसम्मत भौतिकी में। तो चिरसम्मत भौतिकी का मतलब हो गया, एक तो यांत्रिकी, हमारे जीवन में जो भी ज़्यादातर आप घटनाएं देखते हैं, चलना, दौड़ना, रुकना, भागना, ये सब मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं, यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा से संबंधित जिन भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी में आ जाता है। ठीक है। तरंग, संवेग, ये तरंग आ जाएगा, ध्वनि आ जाएगी। ओके। विद्युत चुंबकी आ जाएगा, विद्युत चुंबकी। प्रकाशिकी, ओके। द्रव्यांत्रिकी, द्रव्य से संबंधित जिनका अध्ययन किया जाता है वो द्रव्यांत्रिकी में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं चिरसम्मत भौतिकी में आ जाएंगे। क्लियर? यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, तरंग, ध्वनि, विद्युत चुंबकी, प्रकाशिकी और द्रव्य यांत्रिकी, ये आ जाएंगे। अब आधुनिक भौतिकी में क्या आ जाएगा? एक तो सापेक्षिकता, ओके, रिलेटिविटी जिसे बोलते हैं, सापेक्षिकता या आपेक्षिकता भी बोलते हैं। क्लियर है? सापेक्षिकता बोल सकते हैं, आपेक्षिकता भी बोलते हैं। क्लियर? नंबर 2 चीज ये आ जाएगी क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स जिसको बोलते हैं, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। क्लियर? ये आ जाएगी आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। सो ये आपने अभी कम ही सुना होगा, इसलिए क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक इन चीज़ों की बहुत ही कम जानकारियाँ रहती हैं, फिर भी इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपने जानकारी कर ली। तो ये है इसके फिजिक्स यानी भौतिकी के 2 हिस्से, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, और ये इनके पार्ट हैं। क्लियर? तो अब हम इनमें से ही डिस्कस करने जाएंगे कि प्रकृति के मूल बल क्या है। तो प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के मूल बल। तो प्रकृति के मूल बलों में से आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल, और वैद्युत चुंबकीय बल 2 हिस्सों में है, वैद्युत बल और चुंबकीय बल। हम दोनों को डिस्कशन करेंगे, सिर्फ वैद्युत बल का ही नहीं करेंगे, केवल दोनों ही पार्ट डिस्कस करेंगे। और दुर्बल बल या दुर्बल नाभिकीय बल भी बोल देते हैं, और प्रबल नाभिकीय बल। क्लियर?
तो इतने प्रकार हैं प्रकृति के मूल बलों में से गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युतीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। जो भी चीजें आप बोलेंगे उनको नोट करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो पिंड हैं M1 और M2, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल अट्रैक्टिव नेचर यानी आकर्षण प्रकृति का होता है। देखते हैं यहाँ पृथ्वी से किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कहाँ आती है, नीचे। अट्रैक्टिव नेचर, आकर्षण प्रकृति। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है सिर्फ आकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? ये गुरुत्वाकर्षण नियम या गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये सारी बातें नोट करते जाइएगा। ओके, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये किस नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो अब दोनों समीकरण को एक साथ सॉल्व कर देंगे। 5 क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। तो F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल चिन्ह जब हटाते हैं समानुपात का तो एक नियतांक आता है और यहाँ पर उसको कैपिटल G बोलते हैं। ठीक है, और ये कैपिटल G क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 ये इसका मान होता है। क्लियर? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ये है। तो इस तरीके से हम गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल लेंगे। अब अगर रही बात इसमें, तो इसकी डायमेंशन यानी कैपिटल जी का फॉर्मूला जो है मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर है, तो G का मान हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, किलोग्राम 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 स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से हम गुरुत्वाकर्षण बल को डिस्कस करेंगे। अब आगे आते हैं और विद्युत चुंबकीय बल डिस्कस करते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, और इसमें से हम पहला पार्ट विद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत बल, और इस वैद्युत बल को कूलामी बल भी बोलते हैं। कूलामी बल या कूलाम का नियम भी बोलते हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है, तो देखिएगा अब यहाँ पर आवेश, कूलाम का मतलब आवेश आ गई, कूलाम की इकाई होती है। कूलाम जो है आवेश की इकाई होती है। तो Q1 Q2 दो आवेश और परस्पर कुछ दूरी पर वायु या निर्वात में रख दें या कोई अन्य माध्यम में रख दें, तो इनके बीच में जो वैद्युत बल होगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति का होगा। तो दो आवेश जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ओके, इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और कूलामी बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा ये आवेश दोनों ही स्थिर हैं, ठीक है ना, ये भी स्थिर है। और ये कैसे आवेश होते हैं, बिंदु आवेश,
इसको भी बिंदु आवेश बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्थिर, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्थिर वैद्युतिकी को पालन करता है कूलामीय बल यानी वैद्युत बल। इसलिए स्थिर वैद्युतिकी में से आवेश कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, गतिमान नहीं होते। इसलिए हमने शब्द लगाया दो स्थिर आवेश। और बिंदु आवेश इसलिए है क्योंकि आवेश जो है बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए कैसे दिखाई देंगे? बिंदुवत, इसलिए इनको बिंदु आवेश बोला गया है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वैद्युत बल यानी कूलामी बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो दोनों समीकरण को एक साथ लिख दीजिएगा। समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं जो अगर समान आवेश थे तो ये प्रतिकर्षण बल, सजातीय जिन्हें बोलते हैं समान प्रकृति के, और विपरीत प्रकृति के अगर आवेश होते तो ये आकर्षण बल। ठीक है, इस के को बोलते हैं नियतांक और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, और स्मॉल के जो होता है ये होता है परावैद्युतांक। अब ये सारा टॉपिक का डिटेल जो है क्लास 12th में मिलेगा, इसलिए अभी आपको यहीं तक सीमित रखते हैं। और इसकी वैल्यू होती है स्मॉल के की वायु के लिए 1 होती है, पानी के लिए 81 होती है। इसी तरीके से धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। तो कुछ मान आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर वायु या निर्वात यूज करेंगे तो हम के की वैल्यू 1 यूज करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू वायु में हमने 1 यूज कर लिया यहाँ पर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा मान 9/10 होता है। और जिसे एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं ये E की तरह जो है E नॉट एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और इसका मान होता है 8.86 10⁻12, और ये होती है विद्युतशीलता। ओके, यानी विद्युत आवेश को सहन करने की जो क्षमता होती है विद्युतशीलता होती है। ओके, तो ये वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू का यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं चुंबकीय बल में। तो चुंबकीय बल जो है ये आप इतना जान लीजिए, ये दो धारावाही चालकता है, इनके बीच की दूरी r है, इनकी लंबाई l है। तो ये इनमें धाराएं जो हैं वो I1 और I2 प्रवाहित हो रही हैं। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है ये होता है μ0/2 पाई I1 I2 L अपॉन R। ओके, तो समांतर धारावाही चालक तार परस्पर कुछ दूरी पर रखें जिनमें कुछ धाराएं समान या विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हों, तो उनके बीच में लगने वाला चुंबकीय बल μ0/2 पाई I1 I2 L बाई R होता है। और μ0/2 पाई की वैल्यू होती है 2 × 10⁻7। μ0 को चुंबकशीलता बोलते हैं, जैसे वैद्युतशीलता थी चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकशीलता हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 4 पाई × 10⁻7। इसी को सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस गुणा करके, या 12.56 × 10⁻7 पाई की वैल्यू रखने के बाद निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम इस मान को यहीं तक सीमित रखते हैं क्योंकि इनके डिटेल बहुत ज़्यादा है। क्लियर? अब हम आते हैं दुर्बल बल। दुर्बल बल तो जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से, देखिए जैसे कोई रेडियोएक्टिव तत्व है,
इससे बीटा क्षय होता है, बीटा क्षय। क्लियर? तो इससे क्या उत्पन्न होते हैं? पर उत्पन्न होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं इसको? एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे। क्लियर? गामा माइनस की तरह लिखा जाता है इसको। तो बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दुर्बल बल। क्लियर? और ये किस कोटि का होता है? 10⁻⁻15 की कोटि का होता है। क्लियर? तो जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से कोई बीटा कण का क्षय होता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो, ओके, ऐसा कण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो लगने वाला बल है उसे दुर्बल बल कहते हैं और ये 10⁻⁻15 की कोटि का होता है। क्लियर? ऐसे ही प्रबल नाभिकीय बल होगा, प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिक से आप समझ सकते हैं कि ये नाभिक में लगने वाला बल है। ओके, तो वह बल जो नाभिक को, क्लियर, इसको नाभिक को मजबूती से बांधे रखता है, ऐसे बल को क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब श्योर है कि ये बल किनके बीच में लगता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच में। तो कैसे? ये प्रोटॉनों के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉनों के बीच में भी लग सकता है और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच में भी लग सकता है। क्लियर? तो प्रबल नाभिकीय बल यानी वह बल जो नाभिक को मजबूती से बांधे रखता है तथा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कार्यरत होता है, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। क्लियर? तो अब इन सभी बलों का जो एक सीक्वेंस है ये ध्यान रखिएगा, FG1, ओके, GWEN, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है FG अनुपात FW अनुपात FE अनुपात FN। इसका मतलब ग्रेविटेशनल, ओके, इसका मतलब वीक फोर्स दुर्बल बल, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स वैद्युत बल और इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ओके, इनका अनुपात होता है 10 की घात 0 से लेकर के 25, 36 और 38। अनुपात 10 घात 25, अनुपात 10 घात 36, अनुपात 10 घात 38। या सिंपली किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो 10 पावर 25, 36 रेशियो 38, ये अनुपात होता है। याद करने का तरीका ध्यान रखिएगा। बल G1 में कितना बल लगता है? तो G1 ऐसे ध्यान रखिएगा, FG, FW, FE, FN। G का मतलब ग्रेविटेशनल, V का मतलब वीक फोर्स दुर्बल बल, E का मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड N का मतलब न्यूक्लियर नाभिकीय प्रबल नाभिकीय बल। तो इनका अनुपात ये होता है। क्लियर? अब हम लास्ट में संरक्षण नियम और डिस्कस करेंगे। संरक्षण नियम, और ये संरक्षण नियम जो हैं वो 4 होते हैं प्रकृति में। ओके, आपने डिस्कस किया। एक तो ऊर्जा संरक्षण नियम, ओके, दूसरा रेखीय संवेग संरक्षण नियम, एक होगा कोणीय संवेग संरक्षण नियम और एक होगा आवेश संरक्षण नियम। क्लियर? अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। पढ़ा आपने, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये नियम है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे देखिएगा, ये कोई सोलर पैनल है, सौर सिस्टम, तो यहाँ पर ऐसे ये प्रकाश आपतित होता है और ये सौर ऊर्जा जो है किसमें, यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है जिस पर कि ये
सुरक्षित कर लिया जाता है और वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, यानी सौर ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो गई? वैद्युत ऊर्जा में। तो ये हो गया ऊर्जा संरक्षण नियम। क्लियर? दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण नियम। तो रेखीय संवेग यानी जब कोई वस्तु रेखीय गति कर रही हो, ठीक है, तो उसका रेखीय संवेग ये जो है P = mv = नियत रहता है। ओके, क्लियर? सो जब किसी वस्तु पर, रेखीय गति करती हुई वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अभी आप यहीं तक डिस्कस करेंगे, इनका हम डिस्कशन रोटेशनल मोशन में इनका प्रूफ मिलेगा कि कैसे क्या होता है। क्लियर? ऐसे इनके प्रूफ जनरली ये है dp/dt = F, और इसी से सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं संवेग परिवर्तन की दर जो होती है बल होती है, और इसी से सॉल्व करके निकालते हैं। तो फिलहाल यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गतिमान है तो ऐसी गतिमान वस्तु पर यदि कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। और तीसरा कोणीय संवेग संरक्षण। तो अब कोणीय आ जाएगी तो घूर्णन करती हुई वस्तु। कैसी? घूर्णन, जैसे स्थिर अक्ष के परिता घूमती है, जैसे पंखा, ठीक है। तो घूर्णन करती वस्तु पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे, ध्यान रखिएगा, बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे तो इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। L लिखते हैं या J भी लिखते हैं, और ये होता है I/ω, और ये नियत रहता है। क्लियर? इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। तो ध्यान रखिएगा कि घूर्णन करती वस्तु पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है। ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। क्लियर? और चौथा है आवेश संरक्षण नियम। क्लियर? आवेश संरक्षण नियम क्या होता है? किसी भी विलगित निकाय का जो आवेश होता है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। क्लियर? यानी कोई भी विलगित निकाय है, ध्यान रखिएगा, किसी विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है, नियत रहता है। यानी जैसे इस गोले पर मान लीजिए कि 400 कूलाम आवेश है और उसको 3 गोलों में बांट दिया गया, ओके, वितरित कर दिया गया। मान लीजिए कि पहले गोले में 100 कूलाम चला गया, दूसरे वाले में 50 कूलाम, तो बचा कितना? 250 कूलाम तीसरे में जाएगा। यानी इन तीनों में जो बांटा गया इसी के इक्वल ही हो गया। यानी अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो QA = QB + C + D, यानी इनके आवेश के योग के इक्वल हो गए। ये होता है आवेश संरक्षण नियम। यानी किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है? नियत रहता है। क्लियर? थैंक यू।